Hey guys, hope you are doing well. Welcome to एग्रीसिल्वी। देखिए स्टैटिस्टिक्स एक वाइटल पार्ट है। आप कोई भी एग्जाम चाहें या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहे, स्टैटिस्टिक्स एक वाइटल पार्ट है। तो इसीलिए आज हम बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। सो ऑलवेज बी अटेंटिव, बी नॉट मिस्ड। लेट्स स्टार्ट। एंड यू कैन यूज प्लेबैक स्पीड 1.25x और 1.5x फॉर बेटर वीडियो एक्सपीरियंस। बिफोर गोइंग टू स्टैटिस्टिक्स, पहले कुछ इंपोर्टेंट साइंटिस्ट के नाम जान लेते हैं जो रिलेटेड है स्टैटिस्टिक्स से। जैसे कि पहले R.A. फिशर, ओके, रोनाल्ड फिशर, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में R.A. फिशर बोलते हैं। इनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स माना जाता है क्योंकि ये बहुत सारे चीजें स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड डिस्कवर किए हैं। जैसे कि मैं आपको एक एक करके बताता चलूंगा और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसीलिए आप सभी को सभी याद रखना है। जो रोनाल्ड फिशर है वो वेरिएंस, पहले तो वेरिएंस वो डिस्कवर किए थे, ओके। वेरिएंस डिस्कवर किए जिसका इस्तेमाल हर किसी फील्ड में वेरिएंस का इस्तेमाल होता है। उसके बाद अनोवा, उसके बाद नल हाइपोथेसिस, याद रखेंगे जो नल हाइपोथेसिस उसको भी R.A. फिशर ने डिस्कवर किए थे। इसके साथ जेड वेरिएंस टेस्ट, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं जेड टेस्ट। देखिए ये अनोवा क्या है, ये वेरिएंस क्या है, ये हम जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको चीजें क्या है। पर आप इतना ही याद रखिए, ये जो फिशर है साइंटिस्ट, इन्होंने वेरिएंस, अनोवा, नल हाइपोथेसिस, जेड टेस्ट, ये सारे के सारी चीजें डिस्कवर किए थे। इसीलिए इनको माना जाता है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। शुरू करते हैं बहुत ही आसान सा सवाल से और स्लोली स्लोली वी मूव टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस। सो पहले हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मैंने आपको अभी बताया कि R.A. फिशर, रोनाल्ड फिशर, वो है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और ये बहुत सारी चीज डिस्कवर किए हैं। तो फिर पियर्सन क्या है, ये भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। इनका पूरा नाम है कल पियर्सन, ओके, कल पियर्सन। ये और ये बहुत सारी चीजें डिस्कवर किए हैं, जैसे कि रोनाल्ड फिशर हमारे वेरिएंस, अनोवा, नल हाइपोथेसिस, जेड टेस्ट, ये सारे डिस्कवर किए थे। उसी तरह कल पियर्सन चाय स्क्वायर टेस्ट, ओके, चाय स्क्वायर टेस्ट याद रखेंगे। उसके बाद स्क्यूनेस, स्क्यूनेस भी कल पियर्सन ने डिस्कवर किए थे। उसके साथ ही साथ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सारे चीज कल पियर्सन ने डेवलप किए थे। सो इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा रोनाल्ड फिशर ने किस किस चीज का डिस्कवर किए थे और कल पियर्सन ने किस किस चीज का डिस्कवर किए थे। ये जो मैं लिखा हूं ये सारे के सारे चीज डिस्कवर्ड बाय कल पियर्सन। चाय स्क्वायर टेस्ट, ओके, HD, स्टैंडर्ड डेविएशन, CB, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन व्हेन स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन प्लूरल सेंस, देखिए स्टैटिस्टिक्स एक सिंगुलर टर्म में जब उसको प्लूरल करेंगे तो उसको बोलेंगे हम कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स, ओके। ये सिर्फ याद रख लीजिए, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता। The most frequent occurred value of data whose frequency is maximum, देखिए फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, यहीं से आप पता लगा सकते हैं ये एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा मतलब ये है मोड, मोड होता है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। देखिए मैं डिटेल में आपको बताऊंगा अरिथमेटिक मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, डिफरेंट स्लाइड्स में मैं डिफरेंट एक्सप्लेन करूंगा और उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हम देखेंगे। सो वेट फॉर नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी बात आता है डाटा के बारे में। देखिए डाटा कहाँ से आया है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है, जो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक का मतलब जो जो हमने बोला कलेक्टिव स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब डाटा, डाटा होता है कलेक्टिव स्टैटिस्टिक्स, इसीलिए प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स मीनिंग है डाटा। सो वहीं से आया है डाटा। और डाटा का मतलब क्या है, डाटा का मतलब है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट एंड फिगर्स अगर हम कलेक्ट करते हैं उसे डाटा बोलते हैं। और डाटा को हम एक सिस्टमैटिक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक बॉक्स की तरीके से, एक चार्ट की तरीके से, किसी भी तरीके से अगर उसे हम सिस्टमैटिक मैनर में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ये चीज याद रखेंगे। दो डिफरेंट चीजें हैं, डाटा होता है रॉ फॉर्म में और जब हम उसके सिस्टमैटिक फॉर्म में उसे हम अपलोड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन। तो डाटा को प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, देखिए दिस रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इनटू टेबल्स। मैंने अभी आपको बताया टेबल्स में आप कर सकते हैं, ग्राफ्स में कर सकते हैं, चार्ट्स में कर सकते हैं, ओके, किसी भी तरह कर सकते हैं, तभी हम उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन। डाटा में बी प्रेजेंटेड इन 3 टाइप्स, वन इज टेक्सचुअल, टेबुलर और ग्राफिकल। ये तीनों मेथड आप यूज करके डाटा को इंफॉर्मेशन में कनेक्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और 5 स्टेप्स होता है
स्टैटिस्टिक्स का अगर सिंगुलर मीनिंग निकाले तो 5 स्टेप होता है। पहले कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को पहले कलेक्शन करेंगे। सेकेंडली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, डाटा को ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। थर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यही मेथड है थर्ड मेथड, जो कि डाटा को हम प्रेजेंटेशन करते हैं। उसके बाद एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन करने के बाद हम डाटा को एनालिसिस करते हैं। उसके बाद इंटरप्रिटेशन या फिर आप बोल सकते हैं रिजल्ट। तो 5 स्टेप होता है सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स का। अभी पढ़ते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए सेंट्रल टेंडेंसी एक मतलब मीडियम वैल्यू आप बोल सकते हैं। मीडियम वैल्यू हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बहुत सारे तरीका है। जैसे कि मीन के थ्रू हम सेंट्रल टेंडेंसी निकाल सकते हैं। मीन्स यू कैन से सेंट्रल टेंडेंसी हैविंग 3 पार्ट, वन इज मीन, देन मीडियन, देन मोड। ओके, सिंपल 3 पार्ट है। तो पहले हम मीन के बारे में डिटेल में देखेंगे, उसके बाद मीडियन, उसके बाद मोड। तो मीन, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन जान लेते हैं। देखिए मीन होता है मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव फिगर, ओके, फॉर द एंटायर मास ऑफ डाटा। बहुत सारे डाटा अवेलेबल है हमारे पास, हम अगर मीन निकाल लेंगे ना, उसे मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव फिगर माना जाता है, तो वही होता है मीन। और मीन टेल्स द पॉइंट अबाउट व्हिच आइटम हैव ए टेंडेंसी टू क्लस्टर, मीन्स मैक्सिमम डाटा किस रीजन पे लाई करेगा वो मीन हमको देता है। सो इसीलिए मीन इंपॉर्टेंट माना जाता है। अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू अगर ऐड हो जाता है ना, तो मीन में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। इसीलिए वेरी सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज को, मतलब अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज है तो उसे ऐड मत कीजिए, क्योंकि मीन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, मीन पूरी तरह चेंज हो जाएगा। पर मीडियन में ऐसा नहीं होता है। सो इसीलिए ये पॉइंट को अच्छे से रख लीजिए। मीडियन में अगर एक्सट्रीम वैल्यू आता है या फिर बहुत ही लोएस्ट वैल्यू आता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर मीन में पड़ता है। मीन में अगर छोटा सा भी एक्सट्रीम वैल्यू ऐड हो गया ना, तो फिर मीन में बहुत फर्क आ जाएगा। द पॉजिटिव डेविएशन मस्ट बैलेंस द नेगेटिव डेविएशन। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, मीन डेविएशन को अगर आप ऐड करते हैं ना मीन डेविएशन को, तो वो 0 होगा। तो इसको याद रखिए, मीन डेविएशन को ऐड करने से 0 होता है। अगर आप मीन डेविएशन को ऐड करने पर 0 नहीं आता, इसका मतलब कोई भी किसी भी रॉन्ग आपने कर चुके हैं, मतलब डाटा सेट में आप मॉडिफाई कीजिए। ऑलवेज मीन डेविएशन मस्ट बी 0, इस पॉइंट का मतलब ही है। देन द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन अबाउट द मीन्स इज मिनिमम। देखिए सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, ये सारे के सारे चीज हम जब अनुभव पढ़ेंगे ना वहीं पे डिस्कस करूंगा। सिर्फ आप इतना रख लीजिए यहाँ पे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन अबाउट द मीन इज मिनिमम। देखिए मीन को भी क्लासिफाई किया गया है, पर अभी मैं मीन को क्लासिफाई नहीं करूंगा। पहले मैं मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं मीन को क्लासिफाई करूंगा। मीन को भी 3 तरह के क्लासिफाई किया गया है। एक है अरिथमेटिक मीन जिसको एएम बोलते हैं, देन जियोमेट्रिक मीन जिसको जीएम बोलते हैं, और देन हार्मोनिक मीन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्दर स्लाइड में, फर्दर वीडियोज में। बट नाउ यू शुड रिमेंबर दैट सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स मीन, मीडियन, मोड। तो मीन का फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपली ऐड कर देंगे, जितना ऑब्जर्वेशन कर लेंगे तो वही होता है मीन। अभी बहुत सारे चीजें हैं जो कि एग्जामिनर चॉइस है, उसमें आता है मेरिट्स, डिमेरिट्स एंड यूज ऑफ मीन, मेरिट्स, डिमेरिट्स एंड यूज ऑफ मीडियन, देन मोड। सो उसी में क्या करता है ना एग्जामिनर, मतलब उधर से थोड़ा सा डाटा ले लेता है, उधर से थोड़ा सा डाटा ले लेता है, और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। सो नाउ आई विल मेक यू क्लियर एवरीथिंग। देखिए मेरिट्स ऑफ मीन, पहले मीन का क्या एडवांटेजेस है आपको मैं बता दिया। मीन जैसे कि एवरेज निकालते हैं ना, वैसे ही मीन निकालते हैं, बहुत ही आसान सा है। तो मीन कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, जैसे कि मैंने बोला, जस्ट ऐड कर दीजिए और जितना ऑब्जर्वेशन है उसमें डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा, मीन आ जाएगा। तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मीन। इट्स कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। ओके, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन आप लेके अगर कैलकुलेट करते हैं उसी तरह मीन निकलता है ना। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी। इट इज इजीली डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फॉर्मूला। मैथमेटिकल फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐड करना है। इट्स लिस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। देखिए सैम्पलिंग, अगर आप क्या होता है, एक बिगर पॉपुलेशन होता है, ओके, उसी बिगर पॉपुलेशन में आपको एक 10 रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चूज करना होगा। तो अगर आप इधर से 10 रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चूज करते हैं तब भी मीन जितना आएगा, अगर इधर भी 10 रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन आप चूज करते हैं आस पास आएगा मीन। सो इसीलिए
मीन में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर सैम्पलिंग की बात करें, आप कहीं से भी सैंपल ले लीजिए एक पॉपुलेशन से, मीन में ज़्यादा फर्क नहीं होता। पर मीडियन में फर्क पड़ता है, मोड में फर्क पड़ता है, पर मीन में फर्क नहीं पड़ता। इसको याद रखिए। ओके, टू सेट्स ऑफ डाटा सेट, हमारे पास टू डाटा सेट है। ओके, टू डाटा सेट को अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो मीन सबसे अच्छा तरीका है। इस डाटा सेट का मीन निकाल लो, इस डाटा सेट का मीन निकाल लो, कंपेयर कर लो, वेरी सिंपल। इट डजंट डिपेंड ऑन एनी पोजीशन। देखिए, पोजीशन की बात अगर आता है तो आप सोचेंगे मीडियन। ओके, पोजीशन रिलेटेड टू मीडियन। मीडियन क्या है, मीडियन का फॉर्मूला, पोजीशन, सारे डिटेल में देखेंगे। पर इधर इतना ही आप याद रखेंगे, मीन से पोजीशन का कोई रिलेशन नहीं है, मीडियन से रिलेशन है। बहुत सारे एडवांटेज अभी हमने देखा मीन का, अभी बहुत सारे डिसएडवांटेज देखेंगे। देखिए, सबका एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है, और वही होता है एग्जामिनर चॉइस। ओके, सो इट मे नॉट बी रिप्रेजेंट इन एक्चुअल डाटा, सो इट इज थियोरेटिकल। ओके, देखिए इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, हम बॉडी वेट कैलकुलेट करते हैं सारे के सारे स्कूल बच्चे के। तो फिर लेट्स से 50 kg टू स्टार्ट हुआ, 51, 53, ओके, ऐसे गया 90 तक। ओके, केजी, ये बॉडी वेट ऑफ स्टूडेंट्स हमने दिए। तो अगर आप मीन फाइंड आउट करेंगे ना, तो लेट्स से आएगा 63.8, पर एक्चुअली में 63.8 किसी बच्चे का बॉडी वेट नहीं है। पर मीन ऐसा आता है, अनरियलिस्टिक डाटा, मतलब ऐसा कुछ आ जाएगा जो कि एक्चुअल में नहीं है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, एक्चुअल डाटा से नहीं आता, एक्चुअल डाटा से ये सिंक्रोनाइज नहीं होता। इट मे कम एक्चुअल डाटा और मे बी थियोरेटिकल डाटा। सो इसीलिए मीन को थियोरेटिकल माना जाता है। इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। एक्सट्रीम वैल्यूज में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएगा। इट कैनॉट बी कैलकुलेटेड इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर नॉट नोन। देखिए, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन आपको चाहिए मीन कैलकुलेशन करने के लिए। और क्वालिटेटिव डाटा के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। क्वालिटेटिव डाटा, लॉ, ब्यूटी, हॉनेस्टी, इसके लिए तो मीन बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए चाय स्क्वायर टेस्ट, एक चाय स्क्वायर टेस्ट है। ओके, तो वो हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में। पर याद रख लीजिए, क्वालिटेटिव डाटा के लिए चाय स्क्वायर टेस्ट अच्छा माना जाता है। इट मे लीड टू फैलिशियस कंडीशन इन द एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन। अगर ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन नहीं है, आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो फिर बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन आएगा रियल में एंड थियोरेटिकल में। ओके, कहाँ पे यूज होता है मीन? हर तरफ यूज होता है, कोई भी इसका स्पेसिफिक यूज नहीं है। चारों के चारों तरफ जहाँ पे भी आप देखेंगे, वहीं पे मीन, मीडियन, मोड का यूज होता है। मीडियन के कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं। ओके, मीन तो खत्म हो गया, अभी मीडियन के बारे में पढ़ते हैं। मीडियन होता है पोजिशनल वैल्यू, ये चीज हमेशा याद रखिए, पोजिशनल वैल्यू होता है मीडियन। ओके, तो ये क्या करता है, एक डाटा सेट को दो हिस्सों में बांट देता है, ये एक हिस्सा रहा, ये एक हिस्सा रहा। जो मिडिल वैल्यू होगा ना, वही होगा मीडियन, मतलब पोजिशनल वैल्यू, मतलब कह सकते हैं मिडिल वैल्यू। ओके, तो मीडियन आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वही सारी चीज यहाँ पे लिखा गया है। अगर एक्सट्रीम वैल्यू है, यहाँ पे एक एक्सट्रीम वैल्यू है और यहाँ पे एक बहुत ही लो क्वालिटी, लो अमाउंट वैल्यू है, पर स्टिल मिडिल पॉइंट तो यही आएगा ना। तो मीडियन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई एक्सट्रीम वैल्यू हो और बहुत ही मिनिमम वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता मीडियन के ऊपर। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यूजफुल इन ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी। अगर कोई भी डाटा सेट में ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी है, मतलब शुरू कहाँ से हुआ पता नहीं, खत्म कहाँ होगा पता नहीं, ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी है, तब भी मीडियन बहुत काम आता है, क्योंकि ये सिर्फ मिडिल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। मीडियन सिर्फ और सिर्फ मिडिल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्क्रीट डाटा सेट में, मतलब डिसकंटिन्यूस डाटा सेट में, मीन मीडियन में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक्स, लेट से एक्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। देन रिजल्ट निकालने के बाद आप जो भी रिजल्ट निकलेगा, लेट से दिस वन इज द रिजल्ट, 8 इज द रिजल्ट, तो आप x डिवाइड भी कर सकते हो। डाटा सेट में x मल्टीप्लाई करोगे और रिजल्ट निकालने के बाद x डिवाइड कर दोगे। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा मीडियन कैसे निकालेंगे, पर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया गया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, और यहाँ पे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब जो पहला फ्रीक्वेंसी है उसे आप ऐसे लिखेंगे, 6 + 28 करेंगे 34 होगा, उसके लिखेंगे 34 + 35 होगा 69। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब एक फ्रीक्वेंसी पहला वाला को उसी तरह लिख देंगे, उसके बाद ऐड करके लिखते जाएंगे, ऐड करके लिखते जाएंगे।
अगर और पूछा गया मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक चीज है, मैं आपको बता देता हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। पहले आपको सबसे जो ऐड करेंगे, ये सारे के सारे चीज ऐड करेंगे, ये होगा 190। ओके, ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे सिग्मा एफ, इसको ऐड करेंगे 190 होगा। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहले आप लिखेंगे 190, उसके बाद ये जो 190 से आपको माइनस करना है, 190 से ये जो 6 आपको माइनस करना है। 190 से 6 जाएगा तो कितना रहेगा 184, तो 184 सेकेंड लाइन पे लिखेंगे। उसी तरह अगर आप मूव करते हैं तो ये होगा मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पर हम जनरली लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करते हैं, मोर देन को नहीं करते। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सिग्निफिकेंट क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो टोटल हमारा जो फ्रीक्वेंसी सम है, जो सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी सम है, ये इक्वल टू होगा हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट को जो टर्म आएगा वो सिमिलर होगा आवर सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। इसको आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आएगा तो भी आपको पता चलेगा आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाले हैं, सॉरी लेसर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप सही निकाले हैं। तो लेसर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलने के बाद ये जो 190 है, अगर ये इवन नंबर है तो उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ओके, अगर ये ऑड नंबर है तो पहले क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाय 2 देन प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 देन होल टोटल डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला से आप मीडियन क्लास निकालेंगे, th लास्ट को लगाएंगे टर्म के लिए, टर्म। सो 190 बाई 2 मतलब 95 टर्म, आप बोल सकते हैं 95 टर्म होता है मीडियन क्लास, ऐसे आप बोल सकते हैं। ओके, 95 टर्म मीडियन क्लास, इसका मतलब ये जो 95 ये किस में आएगा, 69 और 124 के बीच है 95। सो आज इट इज लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब 95 से मोर वाला जो फ्रीक्वेंसी है, मोर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसे हम मीडियन क्लास की तरह डिक्लेयर करेंगे। सो 95 से ऊपर है 124, तो उसे हम मीडियन क्लास की तरह डिक्लेयर करेंगे। देखिए ये कलरफुल पार्ट से हम डिक्लेयर कर चुके हैं, ये है मीडियन क्लास। तो L होता है मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, N होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, मीन्स वी कैन से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। M होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो M होता है, ये जो M होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। M होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस टू मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 124, पर यहाँ पे 69 लिखा गया क्योंकि 69 होगा क्योंकि प्रीवियस टू मीडियन क्लास। और C होता है हमारे क्लास इंटरवल, और F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास मतलब 55। सो ये चीजें आपको याद रखना है और आप सॉल्व कर सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। देखिए ये एक मेथड है, ये जो मीडियन क्लास निकालने का और एक शॉर्ट एंड ट्रिकी मेथड, मतलब माय ओपिनियन से एक नया वाला मेथड जो कि हर वक्त काम आ सकता है, आपके कैलकुलेशन को आसान कर सकता है, आपको आप बहुत जल्दी चुटकी में आपको मीडियन क्लास मिल जाएगा। तो वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन निकालने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा। पहले आपको ये दिया गया है एक सवाल, तो पहले उसे आप अरेंज करेंगे स्मॉलर टू हायर, जैसे कि 90 टू 99, 100 टू 101, ऐसे आप पहले अरेंज करेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो फ्रीक्वेंसी उसके सामने उसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ये जो इंटरवल लिखेंगे उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपको निकालना है। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक होता है, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब लेस से मोर की तरफ आप बढ़ेंगे, मतलब पहले लिखेंगे लेस वन, मतलब वन वाला लिखेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, ये वन को सेकंड वाले फ्रीक्वेंसी से ऐड करेंगे, उसे लिखेंगे 2, 1 + 1 2, 2 + 9 11। उसी तरह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं। और ये जो लास्ट को जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा ना, वही एक्चुअली होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। इसको अगर आप सम करेंगे ना तो 265 आएगा। ऐड करने के बाद आपको मीडियन क्लास निकालना है। ओके, मीडियन क्लास। और ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मिला ना, ये होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, कैपिटल N से हम इसको सिंबलाइज करते हैं।
उसके बाद हमें ये जो मीडियन क्लास ना ये निकालना है। मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, वेरी इजी एंड आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले आप काउंट कर लीजिए कितना क्लास है। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो 12 क्लास है। अगर ये जो 12 क्लास ये अगर इवन नंबर होता है जस्ट डिवाइडेड बाय 2 एंड लास्ट को आप ऐड कीजिए अंत टर्म। ओके इसी टर्म को हम मीडियन क्लास डिक्लेयर करेंगे। ओके सो 12 इवन नंबर है इसीलिए 12 डिवाइडेड बाय ओनली 2 डिवाइड करना है आपको। सो 12 बाई 2 इक्वल टू 6, तो 6 मीडियन क्लास मतलब 6 टर्म को आप मीडियन क्लास डिक्लेयर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे एक तरीका है निकालने के लिए। अगर ये ऑड होता है तो फिर क्या करेंगे, पहले 12 बाई, अगर ये ऑड होता है लेट्स x इज ए ऑड नंबर, तो x बाई 2 करेंगे, उसके बाद प्लस x प्लस 1 बाई 2 करेंगे, उसके बाद होल टोटल डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। सो ये होता है मीडियन क्लास निकालने का एक आसान सा तरीका इन माई मेथड। ओके बट एक्चुअली ट्रूथ में स्टैटिस्टिक्सली हम कैसे निकालते हैं, वो n से निकालते हैं। अगर n इवन नंबर होता है तो n डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और जो नंबर आएगा उसे हम ढूंढेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो जो नंबर आएगा उसे हम बोलेंगे वही है मीडियन क्लास। तो यहाँ पे जो 265 ये है ऑड नंबर, इसका मतलब ऑड नंबर मतलब ये फॉर्मूला यूज करेंगे 265 बाई 2 मतलब 132 पॉइंट समथिंग आएगा। उसके बाद 265 प्लस 1 बाई 2 मीन्स 266 बाई 2 मीन्स 133 समथिंग आएगा। तो इस दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो ये आएगा 325 336 265 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 130 समथिंग आएगा। तो ये आएगा इस मीडियन क्लास के अंदर। ओके सो इसी तरह हम डिसाइड करेंगे कौन सा वाला मीडियन क्लास सही है। मीडियन क्लास निकालने के बाद आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, मेरे मेथड से निकाल लीजिए, बहुत ही आसान सा तरीका है। सिर्फ टर्म, कितना टर्म गिन लीजिए और उसके बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा मीडियन क्लास बहुत ही इजीली। हाँ मीडियन क्लास मिलने के बाद जो मीडियन क्लास का लोएस्ट जो क्लास इंटरवल है उसे आप लेंगे, लोएस्ट क्लास इंटरवल। यहाँ पे मीडियन क्लास का लोएस्ट क्लास इंटरवल 140, यहाँ पे देखिए मीडियन क्लास को ग्रीन कलर दिया गया है। ओके 140, देन n बाई 2, n होता है मैं आपको बताया टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 265 डिवाइडेड बाई 2। और ये जो CF है ना, इसको इधर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये मीडियन क्लास का नहीं है, जस्ट प्रीवियस टू मीडियन क्लास, मतलब ये वाला मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 149 होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, बट वी हैव टू टेक प्रीवियस टू मीडियन क्लास, दैट मीन्स 83 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस टू मीडियन क्लास। सो 83 आप लेंगे यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 66, जो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी वही लेंगे आप 66, देन इनटू क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल 10 है, 90 to 99 मतलब क्लास इंटरवल 10 है। तो उसी तरह आप मीडियन निकालेंगे, मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू, लाइक दैट। सो नाउ कम्स टू मेरिट्स ऑफ मेरिडियन। मीडियन का मेरिट्स बहुत सारा है, रिजिडली डिफाइंड, इसके लिए फॉर्मूलाज है और ये रिजिडली डिफाइंड है और ये मिडिल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इजीली अंडरस्टूड एंड इजी टू कैलकुलेट। इन सम केसेस इट कैन बी लोकेटेड मेरीली बाय इंस्पेक्शन। ओके क्योंकि मीडियन एक मिडिल वैल्यू है, ओके नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। इसके बारे में मैं मीन मेरिट्स में डिस्कस कर चुका हूँ, मेरिट्स ऑफ मीन में हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि मिडिल वैल्यू है इसीलिए एक्सट्रीम वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विथ ओपन एंड क्लासेस, ओपन एंड क्लासेस के लिए भी मीडियन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पर यहाँ पे जो इजी टू कैलकुलेट दिया गया है ना, ये मैं थोड़ा सा मैं इसे फॉलो नहीं करता, क्योंकि मीन आप आसानी से निकाल सकते हैं, पर मीडियन निकालने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ता है। मैंने आपको बताया जो मीन के लिए कैसे टर्म जो इवन नंबर के लिए कैसे निकालेंगे और नंबर के लिए कैसे निकालेंगे मीडियन क्लास, थोड़ा डिफरेंट है। सो इसीलिए ये होता है डिमेरिट्स ऑफ मेरिडियन। इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के केस में मीडियन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एग्जैक्टली, वही होता है प्रॉब्लम। नॉट अमेनेबल टू अलजेब्रिक ट्रीटमेंट as compared with mean, it is affected much by fluctuation of sampling। अगर सैम्पलिंग ठीक तरह से आप नहीं लेंगे ना तो मीडियन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। मीन में सैम्पलिंग का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता है।
मोड के बारे में देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मोड का। देखिए मोड बहुत ही कॉमन सा चीज है, जो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा वही मोड होगा। मोड ऑफ ए कैटेगोरिकल और डिस्क्रीट न्यूमेरिकल वेरिएबल एंड वेरिएबल व्हिच ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब मोड। द मोड डजंट नेसेसरली डिस्क्राइब द मोस्ट, ओके, फॉर एग्जांपल मोर देन 50% ऑफ द केसेस। देखिए मैक्सिमम जो मोस्ट होता है वो मोड होता है, बट इट डजंट मीन दैट एवरी मोस्ट मस्ट बी मोड, ओके। देखिए अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो हम लास्ट को कंपेयर करेंगे, मीन मीडियन मोड, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंपेयर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। लाइक मीडियन मोड इज ऑल्सो ए पोजिशनल एवरेज, मोड भी एक पोजिशनल एवरेज है। हेंस मोड इज यूजफुल इन एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेरिएशन एंड टू स्टडी पॉपुलर केस, ओके। क्वालिटेटिव डाटा के लिए मोड इस्तेमाल किया जाता है, हाईएस्ट ऑकरिंग के लिए मोड इस्तेमाल किया जाता है, बिजनेस के लिए मोड इस्तेमाल किया जाता है। The mode is usually a good indicator of the center of data only if there is one dominating frequency. अगर frequency है सिर्फ तो मोड बहुत ज़्यादा यूज होता है। मोड not amenable for algebraic treatment like median or mean, okay. median lies between mean and mode. median मिडिल वैल्यू होता है ना, तो ये लाई करता है मीन एंड मोड के बीच। फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड सेम होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसा होता है, ओके। ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और ये जो पॉइंट होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है मीन मीडियन मोड, सेम, तीनों के तीनों सेम। मोड कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये उसका फॉर्मूला दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। मोड ऐसे, ये लोअर लिमिट है, ये फ्रीक्वेंसी क्लास है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी क्लास और एल मतलब लोअर लिमिट। सिंपल, पहले मोडल क्लास निकाल दीजिए। मोडल क्लास मतलब द क्लास कंटेनिंग मोड, जिसमें आपको मोड मिलेगा, मीन्स जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, ओके। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडल क्लास होता है F1, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मोडल क्लास F0, फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मोडल क्लास F2, क्लास लेंथ ऑफ मॉडल क्लास आई, क्लास इंटरवल आप बोल सकते हैं। भाई बहुत ही आसान है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा इतना। मेरिट्स डिमेरिट्स तो बहुत ही कॉमन है मोड का, ओके। मोड इज readily compensable and easy to calculate, yes that's true. Mode is not at all affected by extreme values, yes that's true, because it's only highest frequency. Mode can be conventionally located even if the frequency distribution has class interval of unequal magnitude. अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, हम मोड को प्रीफर करते हैं क्योंकि मोड आसानी से मिल जाता है। सिर्फ मेरिट्स नहीं, डिमेरिट्स भी है मोड का। मोड इज इल डिफाइंड, नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड ए क्लियर डिफाइंड मोड, ओके। अगर किसी कंडीशन में फ्रीक्वेंसी सेम हो जाता है, ओके, किसी एक्स का, किसी डाटा का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाता है, तब क्या होगा, मोड तो नहीं निकल पाएगा। It is not based upon all the observation, okay. It is not amenable to further mathematical treatment as compared with mean. Mode is affected to a great extent by fluctuation of sampling. अगर थोड़ा सा सैम्पलिंग इधर उधर हो गया ना, मोड भी फ्लक्चुएट करेगा। When data set contains 2, 3 or many modes ना, they are difficult to interpret and compare. That's the main thing. And uses mode is useful for qualitative data, इसको आप याद रख लीजिए। सो नेक्स्ट टाइम हम कंपेयर करेंगे मीन मीडियन मोड के बारे में, और कोरिलेशन रिग्रेशन ऐसे पढ़ते रहेंगे, और बहुत सारे हम सवाल सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि ये स्टैटिस्टिक्स खत्म होने के बाद डिटेल नॉलेज स्टैटिस्टिक्स का आपके मन में आ जाएगा, और आप कोई भी सवाल कुछ भी लिख सकते हैं, ओके, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। थैंक यू। सो दिस इज आवर एंड ऑफ द वीडियो. If you like this video, please like and subscribe this channel so that you will get more videos in time.